नमस्कार, मैं हूं मनोज टिबड़ेवाला आकाश। एक मुलाकात में आज हमारे साथ हैं बेहद खास मेहमान, प्राइमरी स्कूल टीचर से आईएएस बनने वाली जुझारू महिला अंजलि सहरावत जी। 20 नवंबर 1982 को दिल्ली में जन्मी अंजलि 2013 बैच की एक ऐसी आईएएस हैं जो आज देश के लाखों लोगों की रोल मॉडल बन चुकी हैं। इसकी बड़ी वजह यह है कि 9 साल तक टीचर की नौकरी करने के बाद शादीशुदा जिंदगी होने और 2 बच्चों की मां होने के बावजूद इन्होंने साहस दिखाया आईएएस की परीक्षा में बैठने का, और न सिर्फ बैठी बल्कि दूसरे ही प्रयास में आईएएस की परीक्षा पास करने में सफलता पाली। आज हम दृढ़ इच्छा शक्ति वाली अंजलि सहरावत जी से इनकी कामयाबी की कहानी पर विस्तार से बात करेंगे। अंजलि सहरावत जी, आपका स्वागत है दूरदर्शन की इस खास पड़ताल एक मुलाकात में। धन्यवाद। आपके साहस की तो दाद देनी पड़ेगी कि आपने शादीशुदा जिंदगी की तमाम व्यस्तताओं और बच्चों के बावजूद आईएएस की परीक्षा में बैठने का साहस दिखाया, और न सिर्फ साहस दिखाया बल्कि पास भी की। तो कहां से आपने इतनी एकाग्रता और आत्मबल हासिल किया? पहले मैं आपके इन शब्दों का शुक्रिया करती हूँ और ईश्वर का शुक्रिया अदा करती हूँ कि अगर मैंने साहस दिखाया तो मुझे सफलता मिली और ईश्वर ने मेरा साथ दिया। सिविल सर्विसेज की परीक्षा एक प्रतिष्ठित सेवा है, सभी की इच्छा होती है हम उसमें जाएं, लेकिन कई बार हमारे अंदर शायद इतना साहस नहीं होता या हम कोशिश ही नहीं करते। तो मैंने कोशिश करी ये सोच के कि अगर मैं सफल हो जाऊंगी तो बहुत अच्छा, नहीं सफल होंगी तो भी मैं बहुत कुछ सीखने को मुझे मिलेगा। तो सीखने का जो जज्बा है या सीखने की जो इच्छा है वो हमेशा मेरे अंदर रही है। अपनी स्टडीज़ के हिसाब से मैं इंग्लिश ऑनर्स मैंने किया है, मास्टर्स इंग्लिश लिटरेचर में किया है, तो मैं चाहती थी कि मैं कुछ ऐसे सब्जेक्ट्स भी पढूं, स्पेशली पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन या और इस तरह के सब्जेक्ट्स जो मैं अपनी ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन में नहीं पढ़ पाई। तो जब मैंने इसकी परीक्षा का पैटर्न देखा, उसके बाद मैंने इसकी पढ़ाई शुरू करी, तो मुझे बहुत मज़ा आया। मैं पहले अटेम्प्ट में क्लियर नहीं कर पाई मेंस, लेकिन मुझे मज़ा इतना आया तो कि मुझे लग रहा था कि अगर मुझे और समय मिल जाए इस तैयारी को पूरा करने के लिए तो मैं इसको पूरा कर लूँगी। तो दोनों चीज़ हैं, एक तो नॉलेज की भूख और मज़ा आने वाला। तो सब्जेक्ट्स ऐसे थे कि दोनों में मुझे बहुत मज़ा आया और मैंने पढ़ा और मुझे कामयाबी मिल गई। लेकिन बड़ी बात यह है कि आपने बाकायदे शिक्षक की नौकरी की, वह भी लगातार 9 साल, और 31 साल की उम्र में सफलता पाई आपने देश की सर्वाधिक प्रतिष्ठित मानी जाने वाली भारतीय प्रशासनिक सेवा में। पहली बार आपके मन में कब यह ख्याल आया कि आपको आईएएस बनना है? मेरे मन में ये ख्याल 2011 में आया। उसके 2 कारण थे। पहला कि जो टीचिंग करियर में मेरा जितना करियर प्रोग्रेशन हो सकता था वो हो गया था। मैंने अपने नौकरी शुरू करी थी एक प्राइमरी अध्यापिका के रूप में। उसके बाद मैं 10th लेवल तक पढ़ाने लग गई, उसके बाद 11th एंड 12th को पढ़ाने लग गई, उसके बाद यूजीसी का नेट एग्ज़ाम इंग्लिश लिटरेचर में क्लियर हो गया। तो मुझे था कि कॉलेज तक मैंने क्वालिफाई कर लिया है, तो जो टीचिंग में मुझे इस वक्त करियर मिल सकता है मैंने वो पूरा कर लिया है। 2011 में संयोग से ऐसा हुआ कि यूपीएससी ने पैटर्न चेंज किया इस एग्ज़ाम के लिए। उन्होंने एप्टीट्यूड टेस्ट इंट्रोड्यूस किया। तो ये दोनों चीज़ें एक साथ हुई। एक तरफ मेरे में कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा था कि जितना एग्ज़ाम टीचिंग लेवल पे मैं दे रही थी उसमें मैं बहुत अच्छा कर रही थी, तो कॉन्फिडेंस हाईएस्ट लेवल पे था शायद मेरी लाइफ का, और प्लस यूपीएससी का पैटर्न चेंज हो गया। तो ये दोनों चीज़ें एक साथ हुई, तो मैंने सोचा मैं इस एग्ज़ाम को देकर देखती हूँ। तो पहली बार इतना ही देखना था कि क्या मैं प्रीलिम्स के लायक हूँ या नहीं हूँ, लेकिन जब प्रीलिम्स देखा और जब सिलेबस देखा और पढ़ाई देखी तो मुझे लगा कि मैं डेफिनेटली इसके लायक हूँ, और अगर मुझे सही टाइम मिल जाए तो मैं इसको कर पाऊँगी। टीचिंग करती थी मैं स्कूल में। स्कूल का समय था 8 से 2। उसके बाद जो समय था उसको मैं पूरी अच्छी तरह यूटिलाइज़ करती थी। टाइम मैनेजमेंट की बात हो या फिर सेलेक्टिव स्टडी या किस सब्जेक्ट की इंटेंसिव स्टडी, तो स्मार्ट स्टडी करी क्योंकि टाइम मेरे पास कम था। तो टाइम मैनेजमेंट एंड स्मार्ट स्टडीज़ की वजह से मैं आज यहाँ पर हूँ। आज बड़ी संख्या में नौजवान राजनीति की तरफ भी रुख कर रहे हैं। जब आप 9 साल तक टीचर बनने के बाद, टीचर का काम करने के बाद फील्ड चेंज ही कर रही थी, तो क्या कभी यह मन में ख्याल नहीं आया कि आईएएस की बजाय राजनीति करना चाहिए और राजनीति के माध्यम से आप शायद और ज़्यादा समाज सेवा कर सकती थी? नहीं, राजनीति का ख्याल मेरे मन में नहीं आया। मेरा राजनीति में इतना इंटरेस्ट नहीं है।
मैं ऐसी जगह पर चाहती थी आऊँ कि ऐसा एक प्लेटफॉर्म मिले जहाँ पर मैं परमानेंट हो सकूँ। परमानेंट यानी मुझे उस समाज सेवा का मौका मिलता रहे। और पढ़ाई के माध्यम से मैं मानती हूँ कि एज अ टीचर भी मैंने समाज सेवा ही की है। मैंने अपना जो सब कुछ मैं अपने जिस तरीके से बच्चों को पढ़ा सकती थी अपना बेस्ट बच्चों को दिया है। लेकिन उसके बाद आपके मन में अपनी प्रेरणा भी होती है और एक प्लेटफॉर्म को थोड़ा सा और बढ़ाने की चेष्टा होती है। तो वो सिविल सर्विसेज मुझे लगता है इटसेल्फ काफ़ी बड़ा प्लेटफॉर्म है जो मुझे अच्छा काम करने का मौका दे सकेगा। एक्टिव पॉलिटिक्स इज़ नॉट माई कप ऑफ टी। अंजलि जी, बहुत सारे बच्चों में यह धारणा होती है कि आईएएस की परीक्षा में वही सफल हो सकता है जो पढ़ाई में शुरुआत से बेहद तेज हो। लेकिन मेरे पास आपका बायोडाटा है और इससे ऐसा लगता है कि आप पढ़ाई में सामान्य रही हैं। यह काफ़ी खास बात है। बीए में आपके सिर्फ 51.7% अंक थे, तो वहीं पर एमए में 55.7%। कहने का मतलब यह है कि यह आवश्यक नहीं है कि यदि आप 90-95% अंक नहीं हासिल कर पाते तो आप आईएएस में नहीं बैठ सकते या नहीं बैठना चाहिए। नहीं, ये बात बिल्कुल गलत है। जब अब इस सेवा में आप सेलेक्ट होते हैं तो सिर्फ जो किताब को अच्छी तरह रट सके या डिज़ायर्ड आंसर्स दे सके वही सेलेक्ट होते, ऐसा नहीं है। इसमें ये बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव एग्ज़ाम है जिसमें सिर्फ आपको नॉलेज के ही ज़रूरी नहीं है। नॉलेज को आप कैसे एसिमुलेट कर रहे हो, कैसे एनालाइज कर रहे हो और उस पर क्या अपना व्यू पॉइंट बना के और किस तरह अपनी बात को आप व्यक्त कर रहे हो। तो ये बात तो किसी भी व्यक्ति में हो सकती है, क्योंकि 90% या 99% जो मार्क्स आते हैं हमारे एकेडमिक फील्ड्स में वो जनरली ऐसे आते हैं कि आपने जो बुक में आपने पढ़ा आपने बिल्कुल वही रिप्रेजेंट कर दिया। लेकिन इसमें वो लोग सफल होते हैं जो बात को समझकर अपना व्यू पॉइंट बना सकें और उसको एक फोर्सफुल तरीके से प्रेजेंट कर सकें। तो कोई भी जवाब हो या कुछ भी आपसे पूछा जाए उसमें किसी एक एंगल से जवाब नहीं मांगा जाता है कि समाज के पॉइंट ऑफ व्यू से उस किसी भी क्वेश्चन का क्या जवाब हो सकता है, एक इंडिविजुअल के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या, उसका राष्ट्र के लेवल पर क्या महत्व है और एक इंटरनेशनल लेवल पे क्या। यानी कि आपके कहने का मतलब कि आईएएस बनने के लिए आवश्यकता है कड़ी मेहनत और लगन की। जी, कड़ी मेहनत, लगन और समझ की। आप अपनी सफलता के बारे में बताएं कि कैसे आपने सामंजस्य बिठाया घर परिवार के बीच में, कितने घंटे आप पढ़ती थी, किस तरह तैयारियां की? देखिए, मैं विवाहित थी जब मैंने इस एग्ज़ाम की तैयारी शुरू करी और एक शिक्षिका भी। मेरी एक जॉइंट फैमिली है और ईश्वर की कृपा है कि जॉइंट फैमिली से मुझे बहुत सपोर्ट मिला। सुबह उठकर, क्योंकि मेरी एक बेटी भी है और उन बच्चे के भी देखना आपको पड़ता है, तो मैं सुबह जल्दी उठती थी, 2 बजे 3 बजे उठ जाती थी। जब सब सो रहे होते थे और घर में शांति बिल्कुल थी तो चाय का एक बड़ा कप लेकर बैठ जाती थी और पढ़ती थी। तो 2 से 6 बजे या 7 बजे तक लगातार पढ़ती थी। उसके बाद तैयार होकर स्कूल चली जाती थी। स्कूल में 8 से 2 के काम के बाद जब मैं लौटती थी तो थोड़ा सा आराम करके फिर जो सुबह पढ़ा है वो रिवीजन का वक्त मिल जाता था, न्यूज़पेपर पढ़ने का वक्त मिल जाता था, न्यूज़ सुनने का वक्त मिल जाता था और अपने व्यूज़ बनाने का भी वक्त मिल जाता था। तो मैं कहूँगी कि और कैंडिडेट्स के मुकाबले मेरे पास टाइम की थोड़ी कमी थी, लेकिन जितना टाइम मेरे पास था मैंने उसको बेस्ट यूटिलाइज़ किया। इस परीक्षा के लिए जो आपको पढ़ाई करनी है वो आप इसमें शायद 8 से 10 महीने की पढ़ाई काफ़ी है और रोज़ की कंसिस्टेंटली अगर आप 5 से 6 घंटे भी पढ़ाई कर रहे हैं और प्लस अगर आपकी जीके अच्छी है, करंट अफेयर्स में आपका इंटरेस्ट है, तो ये एग्ज़ाम को पास करना कोई बड़ी बात नहीं होगी और भी आसान बना देता है। जी। क्या आपने कोई कोचिंग क्लास भी ज्वाइन किया था? जी हाँ, मैंने कोचिंग क्लास ज्वाइन किया था क्योंकि जो सब्जेक्ट्स मैंने यूपीएससी के एग्ज़ाम के लिए सेलेक्ट करे थे वो सब्जेक्ट्स मैंने कभी नहीं पढ़े थे। मैंने पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन और सोशियोलॉजी चूज़ किया था। चूज़ इसलिए किया था क्योंकि सब्जेक्ट्स की पॉपुलैरिटी भी इस एग्ज़ाम में और कितना आप उसमें कर पाएंगे या कितना स्टडी मटेरियल अवेलेबल है, तो इन फैक्टर्स को देख के सब्जेक्ट्स चूज़ किए जाते हैं। क्योंकि ये सब्जेक्ट्स मैंने पहले कभी नहीं पढ़े थे तो मुझे था कि कोचिंग में अगर मुझे मार्गदर्शन मिल जाए या बेसिक फाउंडेशन मिल जाए कि सब्जेक्ट्स का क्या बेसिस है और कहाँ से इसके लिए तैयारी करनी है, इसलिए मैंने दोनों सब्जेक्ट्स की कोचिंग ली थी। लेकिन वो कोचिंग मैंने फर्स्ट अटैम्प्ट में ली थी और फर्स्ट अटैम्प्ट में, लेकिन मैं कहूँगी कोचिंग ज़रूरी नहीं है, ऐसा है क्योंकि अगर आप उसी सब्जेक्ट से हैं और आप खुद आपको मालूम है क्या स्टडी मटेरियल आपको पढ़ना है तो आप तैयारी कर सकते हैं। तो सेल्फ स्टडी का टाइम फर्स्ट अटैम्प्ट में मेरे पास नहीं बचा क्योंकि कोचिंग में मुझे जाना पड़ा। बिना कोचिंग के भी भारतीय प्रशासनिक सेवा में सफल हुआ जा सकता है? जी बिल्कुल हुआ जा सकता है। हमारे इस कार्यक्रम एक मुलाकात के सबसे ज़्यादा दर्शक युवा वर्ग से आते हैं, नौजवान हैं, छात्र हैं। जो नौजवान
भारतीय प्रशासनिक सेवा में आपकी तरह सफल होना चाहते हैं, उनको आपकी सलाह क्या होगी? मेरी सलाह यही होगी कि अगर आप इस एग्ज़ाम में बैठे हैं तो इस एग्ज़ाम में बैठने के लिए सबसे बड़ी बात है साहस चाहिए और दृढ़ निश्चय चाहिए। यूपीएससी आपको 4 अटेम्प्ट्स देता है, वो इसलिए नहीं कि आप पहले 1 अटेम्प्ट, 2 अटेम्प्ट, 3 अटेम्प्ट में असफल रहें और उसके बाद अटेम्प्ट दें। कोशिश करिए कि आप फर्स्ट अटेम्प्ट में ही ये एग्ज़ाम क्लियर करें। जनरली लोग नहीं कर पाते क्योंकि एग्ज़ाम इतना वास्ट है कि आप तैयारी नहीं कर पाते और आपको पता नहीं होता क्या है। लेकिन मैं कहती हूँ कि अगर आप बैटल फील्ड में जा रहे हैं, युद्ध क्षेत्र में जा रहे हैं, तो पूरी तैयारी के साथ जाएं। तो फर्स्ट अटेम्प्ट देने से पहले ही पूरी रिसर्च कर लें कि एग्ज़ाम का क्या रिक्वायरमेंट है, क्या नेसेसिटी है और आपको कैसे तैयारी करनी है। तो अगर आप ये कर सकते हैं तो बाकी आपका हुनर है और कुछ ईश्वर की कृपा है कि आप इसको कर पाएंगे। लेकिन कंसिस्टेंट पढ़ाई की बहुत ज़रूरत है। करंट अफेयर्स की जानकारी होना कितना मायने रखता है सिविल सर्विसेज के एग्जाम में? करंट अफेयर्स आपके ऑप्शनल सब्जेक्ट से भी ज़्यादा मायने रखता है और अभी कुछ रीसेंट चेंजेस हुए हैं यूपीएससी पैटर्न में, जिसमें जनरल स्टडीज़ के पेपर 2 से 4 बढ़ा दिए गए हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है और जनरल स्टडीज़ में हमारे जो यूपीएससी का सिलेबस प्रिस्क्राइब करता है वो ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटी इस तरह से करता है। लेकिन जब एग्ज़ाम में आता है वो ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटी करंट अफेयर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से पूछा जाता है। मान लीजिए कि अगर इजिप्ट में कुछ हो रहा है तो उसका हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस कैसे आप बताएंगे किसी भी करंट इवेंट का। तो अनलेस एंड अनटिल आप न्यूज़पेपर्स रेगुलर पढ़ रहे हैं और एक नहीं, एक से ज़्यादा न्यूज़पेपर्स पढ़ रहे हैं, कोई लेफ्टिस्ट व्यू है, कोई राइटिस्ट व्यू है, कोई सेंट्रिस्ट व्यू है, तो जब आप इन चीज़ों को एसिमुलेट करते हैं तब आप उसको जवाब दे पाते हैं। तो कोई भी इवन ऑप्शनल पेपर भी है तो आपको उसके एग्जाम्पल्स को जब देना पड़ेगा तो आपको करंट अफेयर्स देना पड़ेगा। तो विदाउट करंट अफेयर्स आप इस एग्ज़ाम में सफल नहीं हो सकते। बदलते दौर में आजकल इंटरनेट और सोशल मीडिया का ज़माना है, इसे आप कितना महत्वपूर्ण मानती हैं सिविल सर्विसेज की तैयारी करते वक्त? जी हाँ, अब सोशल मीडिया बहुत इम्पॉर्टेंट है इस एग्ज़ाम की तैयारी के लिए, लेकिन सोशल मीडिया में आपको बहुत सेलेक्टिव होना पड़ेगा कि आपको क्या देखना है और क्या नहीं देखना है। काफ़ी लोग ऐसा भी मानते हैं कि आईएएस की परीक्षा के लिए पाठ्यक्रम काफ़ी लंबा चौड़ा और थकाऊ सा होता है। ऐसे में क्या आप मंत्र देंगी जो नौजवान तैयारी कर रहे हैं? जी, सिलेबस बहुत ज़्यादा वास्ट है, तो मैं ये कहूँगी कि सिलेबस के अलग अलग टॉपिक्स में सिलेबस को बांटा गया है। तो इसके लिए प्रॉपर प्लानिंग से अगर चलेंगे युवा वर्ग तो वो ज़्यादा अच्छी तैयारी कर पाएंगे। तैयारी का मतलब है कि जो भी सब्जेक्ट आप चूज़ करते हैं पहले उसका ओवरऑल उसको विश्लेषण कर लीजिए, उसके बाद उसको अलग अलग टॉपिक्स में बांटिए। किसी एक टॉपिक पर कोई अच्छी किताब है, किसी दूसरे टॉपिक को किसी और किताब से पढ़ना है तो वो भी सेलेक्ट पहले से कर लीजिए। और जब आप पढ़ते हैं किसी एक टॉपिक पर या कोई एक यूनिट आप पढ़ रहे हैं तो उसको जितनी बुक से आपको पढ़ना है पढ़िए, लेकिन उसके साथ नोट्स ज़रूर बना लीजिए। प्री और मेन के बाद काफ़ी अहम पड़ाव होता है इंटरव्यू का, काफ़ी चुनौतीपूर्ण भी होता है। क्या कुछ सवाल पूछे गए आपसे इंटरव्यू के दौरान? मैं कहूँगी कि ये जो एग्ज़ाम के 3 स्टेजेस हैं, सबसे इंटरेस्टिंग स्टेज इंटरव्यू रही। बहुत सारे लोग अलग अलग बातें कहते हैं इंटरव्यू के बारे में। डर भी लगता है, आप यूपीएससी बिल्डिंग में जाएंगे तो जिस तरह का आर्किटेक्चर है तो ऐसा लगता है कि कहीं अलग जगह आ गए हैं। आप कमरे में जा रहे हैं और एकदम सामने दूर एक पैनल है जिसमें 5 लोग बैठे हुए हैं जिसको हम बोर्ड कहते हैं। आप आते हैं, आपको कंफर्टेबली बिठाते हैं और आपसे सवाल पूछना शुरू करते हैं। इंटरव्यू का मंत्र यही है, हम आम भाषा में उसको इंटरव्यू कहते हैं, लेकिन वो एक पर्सनालिटी टेस्ट होता है। तो पर्सनालिटी टेस्ट में सफल होने का तरीका ये है कि जो आप हैं आप वही दिखाएं। तो ऑनेस्टली आप जवाब दें, किसी तरह का बनावटीपन ना आपके जवाब में हो। कोई चीज़ आपको नहीं आती है तो आप एडमिट करें कि ये मुझे नहीं आता है, और जो चीज़ आती है या जिस पर आपके पास एक मीनिंगफुल आर्ग्यूमेंट है तो वो प्रेजेंट करें। बाकी आप हम्बल रहें और जिस तरह के भी सवाल पूछे जा रहे हैं उनका सोच के जवाब दें। जब मैं अंदर गई थी तो मुझसे मेरे ग्रेजुएशन सब्जेक्ट से रिलेटेड क्वेश्चन मेरे से पूछे गए। चूँकि मैंने इंग्लिश ऑनर्स किया है तो मुझसे सबसे पहला इस सवाल यही किया गया कि इंग्लिश के ऐसे 2 पोइट्स के नाम बताओ जो एक ही समय में पैदा हुए थे लेकिन जो बिल्कुल भिन्न थे। तो ये जो क्वेश्चन है इसका बहुत ही वास्ट कैनवास है कि ऐसे कई पोइट्स हो सकते हैं। मैंने कोशिश करनी चाहिए और इससे पहले मैं कुछ बोली तो जो चेयरमैन थी मेरे बोर्ड की, उन्होंने बोला कि मैं रोमांटिक पोइट्स की बात कर रही हूँ। तो रोमांटिक पोइट्स में 2 पोइट्स के मैंने नाम बताए। उन्होंने पूछा कैसे वो अलग हैं। जब मैं वो समझाने लगी कि शायद उनके दिमाग में वो 2 पोइट्स नहीं थे, उन्होंने बोला नहीं, लेटर रोमांटिक पोइट्स में से कोई ढूंढो, और उन्होंने खुद ही 2 पोइट्स के नाम बता दिए।
उनमें से एक पोइट्स मुझे अच्छी तरह आता था, उनकी एक पोएम भी आती थी, मैंने कोट करे उनके बारे में बताया, लेकिन दूसरा पोइट मुझे इतनी अच्छी तरह नहीं आता था। तो मुझे विद ऑल ह्यूमिलिटी एडमिट करना पड़ा कि मैम एक पोइट को तो मैं अच्छी तरह जानती हूँ, दूसरे को भी जानती हूँ, बट उसके बारे में मैं अच्छी तरह आपसे नहीं बात कर सकती। तो उन्होंने ये बात मान ली। उन्होंने मेरे से पूछा था इनमें से कौन सा पोएट ऑप्टिमिस्ट और कौन सा पेसिमिस्ट। तो जो निराशावादी पोएट था वो मैंने बता दिया, लेकिन आशावादी के मैंने गेस किया कि शायद मैम दूसरा आशावादी हो। तो उन्होंने बोला नहीं आप गेस मत कीजिए, ही वॉज, तो आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। इसके अलावा जो क्वेश्चंस पूछे गए थे आपकी हॉबी से रिलेटेड कि आपको पेंटिंग पसंद है या आपको और कुछ पसंद है, आप क्या करती हैं, किस तरह की पोइट्री लिखती हैं। इसके अलावा क्वेश्चन पूछे गए जो ऑप्शनल सब्जेक्ट्स मैंने लिए थे, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन और सोशियोलॉजी, कुछ कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस भी पूछे, और कुछ उन्होंने शायद पर्सनालिटी टेस्ट करने के लिए, साइकोलॉजिकल टेस्ट करने के लिए क्वेश्चन, एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा कि आप क्या समझते हैं कि किसी एक अच्छे ड्राइवर से आप कुछ अच्छा एडमिनिस्ट्रेटिव स्किल सीख सकते हैं। तो मैंने बोला जी सर सीख सकते हैं। उन्होंने पूछा क्या सीख सकते हैं, तो मैंने बोला एक अच्छा जो ड्राइवर है वो ट्रैफिक रूल्स फॉलो करता है, और यही अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर की पहचान है कि वो रूल्स के अंदर रहकर काम करता है। जब एक अच्छा ड्राइवर ड्राइव करता है तो वो सड़क पर चलने वाले और लोगों की ज़िंदगी की भी परवाह करता है और अपनी भी। तो यही एडमिनिस्ट्रेशन का भी काम है। अपना करियर भी एक एडमिनिस्ट्रेटर देखता है, लेकिन वो पब्लिक सर्विस कर रहा है ये भी वो कभी नहीं भूलता। वाकई काफी शानदार जवाब था आपका जी। उसके बाद उन्होंने थोड़ा सा चुटकी ली इस जवाब पर। उन्होंने बोला इंडिया में बहुत ही रैश ड्राइविंग है, आप मानती हैं? तो मैंने जब हाँ कहा तो उन्होंने कहा कि इसका मतलब इंडिया के सारे पब्लिक एडमिनिस्ट्रेटर्स बेकार हैं, और वो हंसने लग गए। तो अब ये कोई लॉजिकल कंक्लूजन नहीं था, तो मैंने उनके साथ आपको ज्वाइन करना पड़ता है उनकी स्माइल में, क्योंकि यही पर्सनालिटी टेस्ट है। इसके अलावा क्वेश्चन पूछे क्योंकि मैं टीचिंग में रही हूँ, टीचिंग क्षेत्र में, कि शिक्षा की जो स्थिति है वो इतनी ख़राब क्यों है, या मिड डे मील कहाँ तक सफल है। और एक लेडी होने के नाते उन्होंने फेमिनिस्ट पॉइंट ऑफ व्यू भी जानना चाहा, क्योंकि निर्भया का केस उस वक्त हुआ था, तो उन्होंने मेरा व्यू पॉइंट उस पर जानना चाहा था। तो उसके जवाब में मैंने यही कहा था कि अगर औरतों के प्रति जो इस तरह के क्राइम हैं वो नए नहीं हैं और सिर्फ इंडिया तक सीमित नहीं है, ये वर्ल्ड ओवर रहे हैं और हिस्टोरिकल रहे हैं। जो निर्भया के केस में डिफरेंट था, जो और केसेस में नहीं था, वो ये था कि जो उसमें जो ब्रुटैलिटी थी वो किसी और लेवल की थी। वो इसलिए थी क्योंकि समाज बदल रहा है, औरतें कमा रही हैं, अपने डिसीजंस खुद ले रही हैं। तो हमारे पुरुष प्रधान समाज में अभी भी एक मानसिकता कहीं ना कहीं बाकी है जो इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर रही है। तो जो उस मानसिकता के लोग हैं, विकृत मानसिकता के लोग हैं, तो वो इस बदलते दौर में जो औरतें अपने इंडिपेंडेंस असर्ट कर रही हैं उनको दबाने के लिए इस लेवल तक जा सकते हैं। आपने निर्भया मामले का जिक्र किया, काफी महत्वपूर्ण मामला था, देश भर को हिलाकर रख दिया था इस मामले ने। सरकार ने भी तमाम उसके बाद कोशिश की, पहल की, कानून बनाए गए। क्या आपको लगता है कि उस घटना के बाद और आज हमारे समाज में कुछ परिवर्तन आया है? देखिए, जो वो घटना हुई थी बहुत ही अनफॉर्चुनेट थी और सबकी कॉन्शियंस उसने हिला के रख दी थी। अच्छी बात यह है कि कितने लोग सड़कों पर वॉलंटियर करके उतरे और गवर्नमेंट से डिमांड करी। तो बहुत सारे स्टेप्स गवर्नमेंट ने उठाए हैं और मैं कहूँगी कि ये एक अच्छी, इस फील्ड में एक अच्छी पहल है और चेंजेस आएंगे, आ रहे हैं। अगर चाहे वो विमेन की इंडिपेंडेंस से रिलेटेड अब बैंक्स खोले गए हैं जो स्पेशली विमेन ओरिएंटेड हैं, या फिर इस तरह के पुलिस स्टेशंस खोले गए हैं, या फिर और भी जो स्टेप्स उठाए गए हैं, हाँ, इनसे चेंजेस आएंगे। सिविल सर्विसेज की तैयारी करने वाले बच्चों के लिए एक अच्छी खबर आई कुछ दिन पहले कि 2 और मौके सभी कैटेगरीज के लिए बढ़ा दिए गए हैं जी। 2014 से यह लागू हो जाएगा। किस तरह देखती हैं आप इसे? जी हाँ, ये ज़रूरी था क्योंकि जिस स्पीड से यूपीएससी पैटर्न में बदलाव ला रही थी, तो बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट्स थे जो उनके साथ चेंजेस के साथ खुद को अडेप्ट नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि एग्ज़ाम में आपके अटैम्प्ट्स लिमिटेड हैं, आपको सिर्फ 4 ही अटैम्प्ट्स मिलते हैं। तो किसी ने पुराने पैटर्न से 2 अटैम्प्ट दे दिए, उसके बाद नया अटैम्प्ट आया, आप हो सकता है तीसरे अटैम्प्ट में आपका क्लियर ना हो, और चौथा अटैम्प्ट देने से पहले लोग ब्रेक ले लेते हैं कि इसको नए पैटर्न को आप समझ लें। तो मुझे लगता है कि ऐसे लोगों के लिए ये डिसएडवांटेज था, क्योंकि जो 2 बार पैटर्न चेंज हो गए और उसके दौरान वो तैयारी नहीं कर पाए, तो ये ज़रूरी था कि उनको 2 अटैम्प्ट्स दिए जाए। आपने 9 साल तक अध्यापन कार्य किया है। सरकारी और प्राइवेट स्कूलों के बीच का गैप आजकल काफ़ी बढ़ गया है। हर अभिभावक अपने बच्चे को प्राइवेट स्कूल में पढ़ाना चाहता है। आम धारणा सी बन गई है कि यदि उसका बच्चा सरकारी प्राथमिक स्कूल में पढ़ेगा तो कुछ नहीं बन सकता। ऐसा क्यों है?
मैं ये नहीं कहूँगी कि सरकारी स्कूल में शिक्षा का स्तर गिर रहा है, ये बढ़ रहा है। और जितनी भी अलग अलग पॉलिसीज़ आई हैं, राइट टू एजुकेशन आया है, या आप सर्व शिक्षा अभियान के अंदर जो भी आप कंट्रीब्यूशन स्कूल में दे रहे हैं, प्लस जो करिकुलम में चेंजेस आ रहे हैं, वो सब अच्छे हैं। लेकिन ये धारणा इसलिए बनी है क्योंकि गवर्नमेंट स्कूल्स में थोड़ा सा इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है। इंफ्रास्ट्रक्चर चाहे वो मैन पावर कहें कि नंबर ऑफ़ टीचर्स जो हैं, या किस तरह के स्कूल में बिल्डिंग है, ये चीज़ों की कमी है। अगर किसी सरकारी स्कूल में बैठने के लिए बेंच नहीं और बच्चों को दरी पे बिठाया जाता है, तो अगर वहाँ पर रहने वाला कोई भी अभिभावक है, वो नहीं चाहेगा कि बच्चा दरी पे बैठे, तो वो बच्चे को प्राइवेट स्कूल में भेजेंगे। लेकिन जो बच्चे अच्छा कर रहे हैं, उनको बेस्ट टीचर्स मिल रहे हैं और अच्छी उनको करियर गाइडेंस मिल रही है, और बहुत अच्छा वो काम भी कर रहे हैं। आप उन महिलाओं से क्या अपील करना चाहेंगी जो शादी होने और बच्चे होने के बाद या फिर कोई छोटी मोटी नौकरी मिलने के बाद यह मान लेती हैं कि उनका जीवन तो बस अब यही है? देखिए, जीवन में खुशी ढूंढनी चाहिए। मेरा क्या, मैंने जो अपनी लाइफ में देखा कि एक लाइफ आपको जो चाहिए, अगर मैंने डिसाइड किया कि मैं शादी करूंगी और मैं एक फैमिली रखूँ, फैमिली होगी मेरी, तो फैमिली की तरफ जो मेरी कमिटमेंट्स हैं वो मेरे को पूरी करनी पड़ेंगी। लेकिन अगर मेरा दूसरी तरफ झुकाव मेरे करियर की तरफ भी था और आगे बढ़ने की इच्छा थी, तो मैंने ये नहीं किया कि करियर के लिए फैमिली रोक दी या फैमिली के लिए मैंने करियर त्याग दिया। तो दोनों काम एक साथ चलाने के लिए मुझे बहुत जद्दोजहद करनी पड़ी, थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ी। लेकिन आज मुझे उस बात की खुशी है कि करियर के फ्रंट पर भी मैं आगे हूँ और फैमिली के फ्रंट पर भी मैं खुश हूँ। तो मैं सब उन महिलाओं को ये कहना चाहूँगी जो करियर के प्रति सचेत हैं कि करियर के लिए फैमिली त्यागें या फैमिली ना करें, ये ऐसा मत करिए। आप फैमिली कीजिए। और आज जिस तरह से जेंडर सेंसिटाइजेशन है, तो आपको वाकई ऐसा कोई जीवन साथी मिलेगा जो आपके करियर के लिए सोचेगा। और मैं अपना इस चीज़ का श्रेय अपने हस्बैंड को भी देती हूँ कि इस एग्ज़ाम में इतनी जितनी रिक्वायरमेंट थी, कई बार आप टूट जाते हैं, कई बार आप निराश हो जाते हैं, लेकिन जब आपको कोई इमोशनल सपोर्ट मिलता है, जैसे आपको अपनी माँ से मिले या आपको अपने पति से मिले, तो आप इसमें फिर से रेडी हो जाते हैं इस बैटल को आगे ले जाने के लिए। तो उन सभी महिलाओं को मैं ये कहूँगी कि अगर आप करियर चाहते हैं तो प्लीज़ करियर पर ध्यान दीजिए। समय है, 24 घंटे में इतना समय है कि अगर आप 4 घंटे भी निकाल लें तो आप जिस भी क्षेत्र में जाना चाहें या जिस भी क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहें, आप उसके लिए तैयारी कर सकते हैं। आपके पति और आपके बच्चे आपसे ज़्यादा खुश होंगे कि जब आप अपने करियर को लेकर भी खुश रहेंगी। बेटी के अलावा बहू भी सफल हो सकती है? जी, मैं बहू के रूप में ही सफल हुई हूँ। बेटी के रूप में मैं एक अध्यापिका थी और अब बहू के रूप में मैं एक भारतीय प्रशासनिक सेवा में एक अफसर बन गई हूँ। तो इसमें भी अगेन मैं श्रेय अपनी फैमिली को दूंगी, अपने पति को दूंगी, अपने सास ससुर को दूंगी कि और ईश्वर को दूंगी कि मुझे एक ऐसा परिवार मिला जिसने मुझे इस कड़ी मेहनत करने में मेरी मदद करी। आखिरी सवाल, आपका लक्ष्य क्या है? मेरा लक्ष्य है कि भारत में एक अच्छी प्रशासनिक सेवा में मैं हूँ, तो पब्लिक सर्विस में जो मैं काम कर सकूं वो मैं अच्छा काम करूं। भारत को आज़ादी मिले 60 से अधिक वर्ष हो चुके हैं, लेकिन जो गांव में गरीब से गरीब व्यक्ति है उसकी स्थिति बहुत ज़्यादा नहीं बदली है। मैं चाहती हूं कि द लास्ट मैन इन इंडिया वो भी एम्पावर हो सके। तो जब हम कहते हैं कि न्याय की ज़रूरत है हर आदमी को, तो न्याय के लिए कोर्ट में जाना ज़रूरी नहीं, उससे पहले एक अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर के पास जाना ज़रूरी है। अगर मैं अपने लेवल पर हर एक आदमी को सोशल जस्टिस दे सकूं, जिसकी जो ज़रूरत है उसको पूरा कर सकूं, जो गवर्नमेंट की तरफ से जो पॉलिसीज़ आ रही हैं और उसको अच्छी तरह इम्प्लीमेंट कर सकूँ, तो मैं मानूंगी कि मैं हर आदमी को एम्पावर कर सकूँ जो एम्पावर्ड नहीं है। तो मैं एक इगैलिटेरियन सोसाइटी में बिलीव करती हूँ, सोशल जस्टिस में बिलीव करती हूँ, और मैं एक ऐसे भारत के निर्माण में अपना योगदान देना चाहती हूँ जो सुपर पावर तो हो, लेकिन सुपर पावर एट द ग्रास रूट लेवल भी हो। लेकिन बड़ा सवाल ये है, आपने कहा कि गांव की गरीबी से आपको परेशानी होती है। आपकी तरह तमाम आईएएस जो हर साल निकलते हैं, उनमें से टॉपर्स का मैं इंटरव्यू हर साल करता हूँ पिछले तमाम वर्षों से। लेकिन मैं देखता हूं कि शुरुआत में तो काफ़ी अच्छी सोच रहती है, लेकिन जब आईएएस बनने के बाद 5 साल 10 साल बीतते हैं तो वही नौजवान सिस्टम का पार्ट हो जाता है, अपने आप को सिस्टम के सामने एक तरह से कहें तो समर्पित कर देता है, समर्पण कर देता है, हार मान लेता है, करप्शन में इन्वॉल्व हो जाता है। इससे कैसे आप अपने आप को अलग रखेंगी और अपनी एकाग्रता जो आज आपकी है वही 10 साल बाद भी बनी रहेगी? देखिए, जब मैं इस सेवा के लिए मैंने सोचा और मैं इसमें आई,
तो इसमें एक निष्ठा थी, एक ईमानदारी थी कि मुझे जब इस सेवा में आने का मौका मिलेगा तो मैं अच्छा करूँगी। अगर मैं एक अध्यापिका से इस सेवा में आई हूँ तो कहीं ना कहीं मैं कहूँगी कि मेरे जो स्टूडेंट्स हैं उनसे भी मुझे कुछ मिला, क्योंकि मैंने उन्हें ईमानदारी से पढ़ाया था। अगर मेरी कर्मठता में या मेरी सर्विस डिलीवरी में कहीं भी कोई बेईमानी होती तो शायद मुझे इस चीज़ की खुशी नहीं होती जो आज मुझे मिला। सिस्टम को चेंज करना मैं कहूँगी डिफ़िकल्ट है, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा नौजवान जो इस सेवा में आ रहे हैं और जिस तरह से उनका सिलेक्शन हो रहा है, तो जैसे आपने भी अभी बताया कि मेरे अंक बहुत अधिक नहीं थे, तो अंकों की बात नहीं है, ये आपकी निष्ठा की बात है। जब हमारा साइकोलॉजिकल टेस्ट वो कर रहे हैं, पर्सनालिटी टेस्ट कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं हम हैं, हमारे अंदर वो जज्बा है जो सिर्फ बोलने के लिए नहीं है। वाकई हम इस चीज़ में बिलीव करते हैं कि हम उस बदलते समाज में कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं। जहाँ तक मेरी बात है, आज मैं पूरी तरह इसमें समर्पित हूँ कि मैं सोशल चेंज चाहती हूँ, मैं सोशल जस्टिस चाहती हूँ। आज से 5 या 10 साल की बात जो आप कर रहे हैं, मैं अभी आज की डेट में ये कह सकती हूँ कि मैं अपनी हर कोशिश करूँगी जो सिस्टम में रहकर मैं बदलाव ला सकूँ, चाहे वो बदलाव कितना छोटा ही क्यों ना हो, क्योंकि जो भी नई चीज़ शुरू होगी उसकी शुरुआत बहुत छोटी ही क्यों ना सही, लेकिन अच्छी शुरुआत करना चाहूँगी। बिल्कुल, काफ़ी अच्छी सोच है। बहुत बहुत धन्यवाद दूरदर्शन से बातचीत के लिए, अपना व्यस्त समय निकालने के लिए। तो ये थी 2013 बैच की आईएएस अफसर अंजलि सहरावत जी। अंजलि जी आज देश के लाखों लोगों की प्रेरणा स्रोत बन चुकी हैं। इसकी बड़ी वजह यह है कि शादी होने के बावजूद और 2 बच्चे होने के बावजूद भी इन्होंने भारतीय प्रशासनिक सेवा की परीक्षा पास की और अपने परिवार का नाम देश भर में रोशन किया। हम उम्मीद करते हैं कि बतौर आईएएस अंजलि सहरावत जी जो आज इनकी सोच है उसी पर कायम रहते हुए देशवासियों की सेवा करती रहेंगी। अगले सप्ताह आपसे फिर मुलाकात होगी ठीक इसी समय, आपके अपने लोकप्रिय कार्यक्रम एक मुलाकात में, देश की एक और बड़ी हस्ती के साथ। तब तक नमस्कार।